पूजा को जो कुछ होना था अब तक हो चुका होगा। अगर अब भी वो घर नहीं लौटती या फोन नहीं करती, मैं जाके पुलिस में इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके? प्लीज ऐसा मत करो ऋषभ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कब तक मैं वक्त की टूटी डाल पर इस तरह लटकता रहूंगा रक्षांधा? सांस रोककर जीना मेरी फितरत में नहीं है। जज्बातों के सामने मैं नहीं झुकता हूं, लेकिन मैंने अपने दिल के घुटनों को तुम्हारे सामने झुकते हुए देखा है रक्षांधा, और अब बस। अब वो जिम्मेदारी आप किसी नौकर को दीजिए। पूजा, ये बात तुम किसी को कह के भी जा सकती थी कि तुम्हें कोई काम था। हम तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करते। ऋषभ जी, हम बच्चे नहीं हैं, बालिग हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे आप अपनी जिंदगी बिताते हैं, वैसे हम हमारी जिंदगी बिता सकते हैं। मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? अब मुझे मेरी जहन्नुम से रिहाई तुम ही दिला सकते हो। अगर जहन्नुम झेलने का गुर्दा नहीं था तो पाप करने का हौसला क्यों किया तुमने? मैं तुम्हारे, मम्मी के और अपने नसीब के सारे आंसू पहले ही बहा चुका हूं। बताओ मुझे, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें परेशान किया है? मुझे भी तो पता चले कि मेरे होते हुए ऐसा कौन सा इंसान है जिसने तुम्हारी आंखों को आंसू दिए। हमको वो ड्रीम बहुत ही गुड सा लगता है। का हमरा वो सारा का सारा ऑल ड्रीम ट्रू हो पाएगा शिवानी जी? आपका, ओनली आपका, त्यागी। कब बहुत एंग्री हो गई आप? हाँ, जानते हो कितना? कितना? केस अपनी वकालत के दम पर लड़ेगा, वरना बदमाशों के इर्द गिर्द शराफत का दायरा खींचना मुझे भी आता है। रंजना देवी। ऋषभ बेटा, तुम? बेटा? जिस औरत के सीने में मां की ममता नहीं होती, उसके मुंह से ये अल्फाज बेटा अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कहां से दुनिया भर का गुस्सा बटोर के लाते हो और मुझ पर निकालते हो। ऋषभ मल्होत्रा, तुम यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेनी हो और मैं चेयरपर्सन। और चेयरपर्सन के कैबिन में आके कैसे बिहेव करते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता है तो बाहर जाके सीखो। चेयरपर्सन के कैबिन में बैठकर क्या काम करना चाहिए आपको, ये सलीका आप भी सीख कर आइए। इस कुर्सी पर बैठ के कंपनी की बागडोर संभाली जाती है, ना कि अपनों के खिलाफ साजिशें रची जाती है। और अपने किसी लाडले के खातिर तो बिल्कुल नहीं रची जाती, समझिए आप? क्या बकवास कर रहे हो तुम? आईना तोड़ने से चेहरा नहीं बदल जाता रंजना देवी। यह सच्चाई आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपने और करण ने इस कैबिन को एक शतरंज की बिसात बना रखा है, जहां बैठकर आप अपनी चालें चलते हैं। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या फितूर पैदा हो गया है, लेकिन ऋषभ, मैं तो थक गई। हाँ, मैं जानता हूं आप मुझसे ढोंग करके थक गई हैं, लेकिन अभी करण को कुछ हासिल करवाने की बात अगर आई तो देखिएगा कितनी आसानी से आपकी यह थकावट दूर हो जाती है। यह भी देखिएगा रंजना देवी कि आप किस हद तक गिर सकती हैं। वाह, क्या बात है! दोनों मां बेटा लगे हुए हैं कि किस तरह रक्षंदा को ऋषभ की जिंदगी से दूर कर दिया जाए। आप रक्षंदा को करण की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें जबरदस्ती की तो कोई बात ही नहीं है। रक्षंदा करण की जिंदगी में पहले से मौजूद है। अगर रक्षंदा करण की जिंदगी में पहले से मौजूद होती तो उसे मुझसे दूर करने के लिए खामखा जेब नहीं बनाया जाता। करण ने आपके पास आके कहा होगा कि मां देखो ना, रक्षंदा मुझे घास ही नहीं डालती, हर वक्त ऋषभ को भाव देती है। और आपने उससे कहा होगा कि बेटा डोंट वरी, तुम्हारी मां एक बहुत ही चालाक औरत है, कोई ना कोई चाल चल देगी और रक्षंदा को ऋषभ की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी, है ना? इसलिए कि ऋषभ की जिंदगी में पहले से पूजा नाम की एक लड़की है और तुम्हारा किसी और लड़की के बारे में सोचना तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि तुम्हारी शादी पूजा से ही होगी। पूजा के लिए मेरे दिल में दया और तरस है, प्यार नहीं। तुम्हारे दिल में पूजा के लिए जो कुछ भी हो, लेकिन मैं पूजा को उसका हक दिलवा के ही रहूंगी। कल उसका बर्ताव देखा था। अगले हफ्ते तुम दोनों की मंगनी करवाऊंगी, ये मेरा पूजा से वादा है। हो, तो ये बात है। लेकिन रंजना देवी, यह फैसला आपने पूजा से किए गए वादे की वजह से नहीं, बल्कि करण से किए गए किसी नापाक वादे की वजह से किया है। रक्षंदा को ऋषभ की जिंदगी से दूर करने का इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है कि जबरदस्ती पूजा को उसके गले बांध दिया जाए। आपके लाडले करण ने आपसे कहा होगा कि करण ने अपनी मां से क्या कहा तुम जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो। कौन हो तुम लोग? कौन? क्या आदमी हूँ? वो तो मुझे भी दिख रहा है। यहाँ क्यों आए हो? अपने बॉस से मिलने आया हूँ। कौन? कहा था तुमको यहाँ पे अपना झांकी दिखाने के लिए, हैं? आज तू गया 12 के बाद। सिद्धू, नाराज क्यों होती हो?
हमके यहाँ आना पड़ा क्योंकि अब एक आपातकालीन स्थिति में तुम्हारा हमको जरूरत पड़ गया। हमारा बाप मर गया था काजू, तू को यहाँ आना पड़ा। दद्दू, अगर स्थिति का खुलासा करूंगा ना तो तुम नाराज होगा। चलो जल्दी से अड्डे पे पहुंचो। अड्डा? दद्दू चलो ना, वहाँ थोड़ा सबकी जरूरत है। तू चल, हम आता हूँ। ठीक है दद्दू, फिर मैं चलूँ? आपका मुहूर्त निकाल के विदा करना पड़ेगा। लगा है नहीं? कौन थे ये आदमी? अनपढ़, जाहिल, गंवार, मुंह उठाए और चले आए। ये क्या तुम्हारे साथ काम करते हैं? हाँ, अरे नहीं भाई, अब आप भी शिवानी जी, अब ऊ का समाज कल्याण के लिए हमका काम करना पड़ता है, तो समाज में ऐसे लोग रहते ही हैं। समाज कल्याण यानी सोशल वर्क करते हैं तुम्हारे साथ? बिल्कुल ठीक समझा आप, बिल्कुल ठीक। अब समाज में ऐसे लोग रहता है तो उनसे तो मिलना ही पड़ता है ना भाई। पर ये गुंडे मवाली तुम्हें बॉस क्यों कह रहे थे? आप खुद ही सोचो, ऐसा खतरनाक लोग, ऐसा खतरनाक आदमी, हम इनका बॉस हो सकता हूं का? मैं भी यही सोच रही थी। अब आप भी कजाने का सोच लेती हैं शिवानी जी। खैर अभी हम चलता हूं। हमका लगता है कि गुंडा मवाली दिखने वाला आदमी को हमरा जरूरत कछु ज्यादा है। अब समाज कल्याण के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता है ना। हम फिर मिलता हूं। बाय शिवानी जी। बाय। पूछो क्या पूछना चाहते हो? सिर्फ इतना कि तुम और ये औरत आखिर किस हद तक गिर सकते हो? ऋषभ, खबरदार, तुमने मेरी मां के बारे में एक लफ्ज भी उल्टा सीधा कहा। करण प्लीज, करण छोड़ दो। कब तक इसकी बकवास हम लोग सुनते रहेंगे? कभी ना कभी तो इसका अंत होना चाहिए या नहीं? अंत तो तुम्हारा मैं करूंगा करण। दिखा 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 क्या कर सकता है? देखें कुछ कर भी सकता है आदमी, सिर्फ डींगे हाँकता है ये सर फिर आदमी। जिस दिन वाकई मेरा सर फिर गया, उस दिन से डरो करण, डरो। सिर्फ आफत मोल लोगे। ये गीदड़ भपकियां किसी और को सुनाना, मुझे मत आजमाओ। डोंट ट्राई माय पेशेंस। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या कर रहे हैं हम तो? इंसानी बर्दाश्त की हद होती है। Oh, look at him, just listen to him. एक जानवर इंसानों की बात कर रहा है, वाह। ऋषभ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो जाओ अपने डिवीजन में। नहीं रक्षंदा, नहीं। आज मैं इस मसले का हल करके ही जाऊंगा यहां से। ऋषभ, तुमने सुना नहीं? जाओ, ये ऑफिस है, इसे सड़क मत बनाओ। लीव। ऋषभ के सर पे तो गुस्सा सवार था, लेकिन तुम क्यों नहीं समझते करण? मुझे नहीं समझता। बहुत समझ लिया मैंने। ऋषभ को समझाने की बारी है। अगर तुम नहीं आते, न जाने आज यह क्या हो जाता। माफ कीजिएगा रंजना देवी, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जब लड़के बड़े हो जाते तब आपको उनके मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। उन्हें अपने फैसले खुद करने चाहिए। एक दिन ऐसा तमाशा होगा कि आप जरूर पछताएंगे। मेरी बात याद रखिएगा। कौन? अरे देविका, तुम? जी नहीं, इलेक्ट्रिशियन चेक करने आई हूँ आपके दरवाजे की घंटी पे जंग तो नहीं लग गया। अरे देविका, तुम यहाँ और कोई भी आता है? हाँ, ठीक कह रही है देविका तुम। अब इस दरवाजे पर तो कोई चंदा मांगने भी नहीं आता और मेरे फोन पर तो कोई रॉन्ग नंबर की कॉल तक नहीं आती। सिर्फ देविका चली आती है इस गुमनाम मजार पर दिया जलाने, जहाँ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कुछ ख्वाहिशें दफन है। दफन नहीं है, मेरे सीने में जिंदा हैं। जिंदा तो आप भी हैं ताऊ जी। आप क्या कर पाए? क्यों मेरे कटे पर नमक छिड़क रही हो तुम? ताकि आपके शरीर में कुछ हरारत हो, आपके ये बूढ़े हाथ पांव कुछ चले। अखबार में क्या पढ़ रहे हैं? आपकी मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों के नाम। हेलो, बाहर का अखबार और ताश। यहाँ कौन आया था ताऊ जी? कोई नहीं।
हुई नहीं आया? ताऊ जी सफेद बालों जैसा सफेद झूठ। यहाँ कोई आया था या फिर आके चला गया या फिर आप बाहर आएंगे या मैं ढूंढने अंदर आऊं? हेलो। ढूंढने की जरूरत नहीं है देविका। के डी पहले कभी ये होती थी शेरों की गुफा, अब बन गई है चूहों का बिल। That's enough now. Stop it, देविका, please. Don't shout at me, केडी। अपनी बदकिस्मती पे चिल्लाओ। किसी लायक नहीं थे तुम ताऊ जी, और ना तुम कुछ नहीं कर पाए। Damn it. ये मेरी मजबूरी का एक दौर था देविका, लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्री पर खतरा बनकर मैं वापस जरूर आऊंगा। बिलीव मी, आई विल कम बैक। और मेरे सीने की आग भी अभी तक ठंडी नहीं हुई है। मैं सिर्फ मौके की तलाश में हूँ। मौका खुद ब खुद चल के नहीं आता ताऊ जी, मौके की तलाश में लगे रहना चाहिए, जैसे कि स्वेतलाना मौके की तलाश में लगी रही और दिनेश शाह नाम का एक मौका उसके सामने आया। आपको अंदाजा भी है? दिनेश शाह? क्यों, तुम जानते हो उसे? ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। रियली केडी? मैं उसके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि डायमंड मर्चेंट की लेबल लगा के वो कुछ गैर कानूनी काम करता है और मिडिल ईस्ट में उसका काफी दबदबा है। कई साल पहले किसी ने मुझसे इसके बारे में जिक्र जरूर किया था, पता नहीं कौन था, लेकिन वो दिनेश शाह के बारे में काफी कुछ बता गया था। याद करो केडी, हमारे बहुत काम आ सकती है ये दिनेश शाह की हकीकत। Yes. केडी, इट्स सो नाइस टू सी यू अगेन। What the hell is going on here? प्रकाश! प्रकाश! जी सर। मेरी फाइल कहां गई यहां से? सर चेयर पे पड़ी है सर। ऑफिस के सारे लोग कहां हैं? सर लंच आवर है। What lunch? जाओ तुम। ऋषभ, इस तरह परेशान रहकर और अपना खून जलाकर तुम्हें क्या हासिल होता है? आज तक तो कुछ हासिल नहीं हो, लेकिन इतना गुस्सा रख के तुम अपना ही नुकसान करते रहते हो। रक्षांदा, अब तक तो मैं ये झेलता आया हूं और आगे भी झेलता रहूंगा। ओके? बहुत कोशिश कर ली मैंने, बहुत कोशिश कर ली कि मेरी पिछली बदकिस्मतियां मेरे आज पर असर न करे, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये बदकिस्मतियां मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी कभी। मेरे हाथ पर खिंची लकीरों को मैं खरोच खरोच कर मिटा तो नहीं सकता ना रक्षांदा। ऋषभ, तुम जरा सी बात को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? ये जरा सी बात नहीं है रक्षांदा, जरा सी बात नहीं है ये। और ये बातें तुम्हारे इस ऑफिस में आने से काफी पहले से चल रही हैं, इतनी पहले से जितनी आज मेरी उम्र है। जिस कोख से मैंने जन्म लिया वो मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। चंदा, मैं तो जन्म से ही बदनसीब हूं। ऋषभ, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। ज्यादा तो मेरे साथ हुआ है रक्षांदा, मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ है। मेरी मां रंजना देवी और मेरा वो सौतेला भाई करण मेरे हर मामले में अपनी टांग अड़ाते रहते। क्यों रक्षांदा, क्यों? ऋषभ, बात मेरी प्रमोशन की है तो तुम इसे एक पर्सनल मामला क्यों बना रहे हो? डोंट बी सो नाइव रक्षांदा। अपने आप को इतना स्मार्ट समझती हो, लेकिन तुम कितनी भोली हो। तुम्हें ये प्रमोशन तुम्हारी किसी काबिलियत की वजह से नहीं दी जा रही, एक बहुत ही पर्सनल लेवल पे दी जा रही है। रक्षांदा, वो लोग हमारी दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमें अलग करने के लिए उन लोगों ने ये रास्ता निकाला है। मैं जानती हूँ ऋषभ, मैं पहले भी करण से बात कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें तमाशा करने की क्या जरूरत है? तुम्हें अब भी उनकी चाल समझ में नहीं आ रही रक्षांदा। व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? मैं समझती हूँ ऋषभ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बस यही ऋषभ मल्होत्रा की दास्तान है। वो जहां जाता है लोग कुछ न कुछ कान खोलकर सुनने के लिए कहते हैं उससे। वहां मां के कैबिन में गया, मां भी चाहती है कि मैं कान खोलकर उनकी बातें सुनूं, यहां तुम भी।
I can't take this anymore. स्वेतलाना, स्वेतलाना, जी माँ। क्या बात है बेटे? किन ख्यालों में उलझी हुई हो? बहुत खोई खोई सी दिखाई दे रही हो। बस वही सिल्वर एस्टेट के खो जाने का डर। आजकल मेरे और ख्याल होते ही क्या है। लेनिन से तुम्हारी बात हुई? क्या कहा उसने? उसने मेरी काफ़ी हिम्मत बांधी। कह रहा था कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। अगर उसने ऐसा कहा है तो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, और अगर रास्ता नहीं हुआ तो वो ज़रूर कोई नया रास्ता बना लेगा तुम्हारे लिए। अब तू चिंता छोड़। हाँ, तुम लेनिन की बातों पर इतना यकीन कैसे कर सकती हो? क्यों, तुझे नहीं है? नहीं, तुम ये दावे से कैसे कह सकती हो कि लेनिन कुछ कर पाएगा इस बारे में? एक माँ अपने बेटे के लिए दावा तो कर ही सकती है ना। और कोई वजह तो नहीं है? और कोई वजह? तू कहना क्या चाहती है? माँ, तुम्हारी लेनिन के बिजनेस के बारे में कभी उससे बात हुई? वो क्या करता है, उसका बिजनेस क्या है, ये बात तुमने कभी छेड़ी? हाँ, एक बार जिक्र हुआ था तो कह रहा था कि एम्स्टर्डम में उसका कोई पार्टनर है, उसके साथ उसने डायमंड का बिजनेस शुरू किया है। क्यों, ये सवाल तूने मुझसे क्यों पूछा? बस यूं ही। देख, मैं अगर अपने बेटे को अच्छी तरह से समझती हूँ तो मैं अपनी बेटी को भी अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये बात तूने यूं ही नहीं पूछी है। बता क्या बात है? माँ, जब मैं वहाँ लेनिन से मिलने गई थी तो एक अजीब सी फीलिंग हुई मुझे। एक अलग सा माहौल है वहाँ। कैसा माहौल? क्या वो तुझसे ठीक से नहीं मिला? नहीं, मिला बहुत प्यार से, लेकिन उसका चेहरा मुझे अलग सा लगा। ये बात मैं अभी तक समझी नहीं ना। मैंने उससे कुछ पूछा, लेकिन लेनिन के बर्ताव के अंदर एक अलग सी बेरहमी थी। उसके गुस्से में एक अलग सी आग थी, और जब मैंने बंसल का जिक्र किया तो उसकी रिएक्शन ऐसी थी जैसे खून टपक रहा हो। देख, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। हो सकता है बंसल के जिक्र ने उसका खून खौला दिया हो। अच्छा, अब मैं अपनी बेटी की बातें बंद करती हूँ और तेरे बेटी की ये चिट्ठी देती हूँ। देख, उसने मुझे चिट्ठी लिखी। सोनू का लेटर? तू पिछले दिनों बहुत परेशान थी ना उसे लेकर। उसे इस बात का एहसास वहां हो गया होगा। क्या बात है, सब ठीक तो है ना वहां? मेरा दिल कह रहा था कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है माँ। सोनू वहाँ सुखी नहीं है। क्या दुख है उसे वहां? मेरी बदनामी ने उसका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। अभी भी मेरे बारे में लड़के उसे ताने मारते हैं। बेटे, ये सारी बातें उसे ज्यादा दिन तक परेशान नहीं करेंगी। भगवान करे कि ऐसा ही हो माँ। मेरे बेटे को जमीन पर कहीं तो सुकून मिले।